समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, कई लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही दिमाग में मोटी-मोटी किताबें, आंकड़े और थ्योरीज घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया, एक पावरफुल लेंस है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं कि समाजशास्त्र कैसे हमारे आसपास की दुनिया की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से। रेडिट पर एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्हें सोशियोलॉजी का टॉपिक तो बड़ा दिलचस्प लगा, लेकिन किताबों का जो तरीका था वो बहुत उबाऊ था। बस फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स की भरमार। मुझे लगता है ये एक ऐसा एहसास है जिससे कई लोग रिलेट कर पाएंगे कि टॉपिक में दम है, पर उसे पेश करने का तरीका अक्सर उसे बेजान बना देता है। तो यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। समाजशास्त्र को सिर्फ तथ्यों के ढेर से निकालकर एक ऐसे टूल में कैसे बदला जाए जो हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने में मदद करे। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस सफर में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है समाजशास्त्रीय कल्पना, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये सुनने में भले ही थोड़ा भारी भरकम लगे, पर यकीन मानिए ये एक नया नजरिया अपनाने की चाबी है। तो इसका मतलब क्या है? समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। ये वो काबिलियत है जिससे हम अपनी निजी परेशानियों, जैसे मान लीजिए नौकरी छूटना या अकेलापन महसूस करना, समाज में चल रही बड़ी ताकतों से जोड़कर देख पाते हैं। ये समझने की कला है कि किसी एक इंसान की निजी जिंदगी समाज के बड़े पैटर्न से कैसे जुड़ी हुई है। और मिल्स की ये बात मतलब इस पूरे आइडिया की जड़ है। उनका कहना था कि किसी इंसान की कहानी को उसके वक्त की कहानी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे में बहुत गहराई से गुथे हुए हैं। ये स्लाइड इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा सोचिए, अगर कोई एक इंसान बेरोजगार है तो ये उसकी व्यक्तिगत परेशानी है, लेकिन जब लाखों लोग बेरोजगार हों तो ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है ना? तब हमें अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे जैसे बड़े सवालों पर गौर करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही किसी एक का मोटापा उसकी निजी समस्या हो सकती है, लेकिन जब पूरे समाज में मोटापे की दर बढ़ने लगे तो सवाल फूड इंडस्ट्री और हमारी लाइफस्टाइल पर उठता है। तो ठीक है, एक बार जब हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक के बीच का ये कनेक्शन देख लेते हैं, तो सोशियोलॉजी हमें इन सार्वजनिक मुद्दों को एनालाइज करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल लेंस या नजरिए देता है। चलिए 3 मेन थियरीज पर एक नजर डालते हैं। पहला लेंस है प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है समाज को एक शरीर की तरह देखना। जैसे हमारे शरीर के हर अंग का, हर हिस्से का अपना एक काम होता है, ठीक उसी तरह समाज के हर हिस्से का, परिवार, स्कूल, सरकार, अर्थव्यवस्था, सबका एक फंक्शन होता है जो समाज को बैलेंस में और चलता हुआ रखता है। इसका फोकस स्थिरता और व्यवस्था पर होता है। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है समाजशास्त्री एमील दुर्खीम के काम में। उन्होंने दिखाया कि आत्महत्या जैसा बेहद निजी लगने वाला कदम भी असल में गहरे सामाजिक पैटर्न से प्रभावित होता है, जैसे समाज से कटा हुआ महसूस करना। ये इस बात का एक दमदार सबूत है कि समाज हम पर कितना गहरा असर डालता है। लेकिन जहां एक नजरिया समाज में बैलेंस और स्थिरता देखता है, वहीं दूसरा नजरिया वो चीजों को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। ये है संघर्ष सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये समाज को एक शांत सिस्टम के तौर पर नहीं, बल्कि एक अखाड़े की तरह देखता है, जहां अलग अलग ग्रुप्स पावर और रिसोर्सेज के लिए लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। इसका फोकस असमानता और बदलाव पर होता है। और जब भी हम संघर्ष सिद्धांत की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, कार्ल मार्क्स। उनका तर्क था कि इतिहास असल में अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर के बीच के संघर्ष की कहानी है, और यही संघर्ष समाज को आगे बढ़ाता है और बदलता है। अब चलिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर से हटकर जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर जूम इन करते हैं। हमारा तीसरा नजरिया यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इसी पर फोकस करता है। ये देखता है कि हम अपनी बातचीत, सिंबल्स और एक दूसरे की समझ के जरिए अपनी असलियत, अपनी सोशल रियलिटी कैसे बनाते हैं। इसका पूरा ध्यान आमने सामने की बातचीत पर होता है।
और पता है, रेडिट थ्रेड में किसी ने अर्विंग गॉफमैन की एक किताब का जिक्र किया था जो इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। गॉफमैन का कहना था कि हम सब एक तरह के एक्टर हैं जो एक सामाजिक मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और दूसरों के सामने लगातार अपने सेल्फ को प्रेजेंट कर रहे हैं। है ना दिलचस्प? तो अब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, समाजशास्त्रीय कल्पना और ये 3 अलग-अलग लेंस। अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर हम अपनी दुनिया को, अपने आसपास के समाज को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन नजरियों के साथ समाजशास्त्री आखिर पढ़ते क्या हैं? मतलब उनके काम का दायरा कितना बड़ा है? जवाब है लगभग हर चीज। जरा इन टॉपिक्स पर एक नजर डालिए। नस्ल और जातीयता से लेकर अपराध तक, परिवार और शादी से लेकर राजनीति तक, सामाजिक वर्ग, गरीबी, जेंडर, ग्लोबल मुद्दे, लिस्ट बहुत लंबी है। समाजशास्त्र इंसान की जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता है और इन सब में एक ही बुनियादी सवाल पूछता है: व्यक्तिगत अनुभव बड़े सामाजिक पैटर्न से कैसे जुड़ते हैं। तो घूम फिरकर हम उसी एक पावरफुल आइडिया पर वापस आते हैं। सबसे ज़रूरी बात यही है, किसी की निजी जिंदगी की कहानी यानी उसकी बायोग्राफी, उसके समय की बड़ी कहानी यानी हिस्ट्री से अलग नहीं की जा सकती। जीवनी और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे एक जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। बराक ओबामा, जो 1961 में पैदा हुए थे, उनकी कहानी में बेशक उनकी असाधारण प्रतिभा और मेहनत शामिल है, लेकिन उनकी कहानी इतिहास से भी जुड़ी है। सोचिए, साल 1961 में जब वो पैदा हुए, अमेरिका में नस्लीय अलगाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हिंसक हमले हो रहे थे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन 2008 आते-आते इतिहास बदल चुका था और जो असंभव था वो हकीकत बन गया। ये जीवनी और इतिहास के जुड़ाव का एक आदर्श उदाहरण है। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। अपनी जिंदगी की चुनौतियों के बारे में सोचिए। स्टूडेंट लोन का बोझ हो, नौकरी ढूंढने का स्ट्रगल हो या समाज का कोई दबाव महसूस करना हो। क्या ये सिर्फ किसी एक की निजी परेशानियां हैं या ये किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे का हिस्सा है जिसे लाखों लोग एक साथ महसूस कर रहे हैं? समाजशास्त्रीय कल्पना हमें यही सवाल पूछने की चुनौती देती है।